हेलो जी, नमस्कार। ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो टेस्ट है, पहला टेस्ट भूगोल खंड का, उसका विश्लेषण का ये दूसरा वीडियो है ना। तो 1 से 20 तक तो हमने देख लिया था, 20 का थोड़ा सा विश्लेषण बचा था। चलिए यहीं शुरू करते हैं। तो 20वां प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा है। इस राज्य में भूगर्भिक जल कितना अनुमानित है। ठीक है, तो भूगर्भिक जल के बारे में मैंने बताया था। इसका आंसर होगा 11,600 मिलियन घन मीटर। ठीक है, तो ये एक्चुअल अगर देखेंगे तो भूगर्भीय जल की मात्रा केंद्रीय भूजल बोर्ड जो रिपोर्ट जारी करती है उसी का ये डाटा है। तो 11,630 है। ठीक है, 11,630। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह का डाटा दे दिया रहता है जिससे हमें कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना है, शुरू का हमको मेन डाटा याद रखना रहता है। ठीक है, जैसे 11,630 है तो 11,000 आप याद रखोगे तो भी उसी के अराउंड में पूछता है क्वेश्चन, है ना। ये हो गया। उसके अलावा अगर सतही जल की बात करें, सतही जल की मात्रा है आपका 48,000। कितना है जी? 48,000। ठीक है, बाकी का आप मत याद रखो, 296 है। 48,000 आप याद रखना। ठीक है, सतही जल है ये। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो ये 48 में से 41,000 मिलियन घन मीटर का उपयोग किया जा रहा है। और अगर इसमें बात करें भूगर्भिक जल में, यानी 11,600 में, तो इसमें इसका 44%, ठीक है, 44% यूज किया जा सकता है, ऐसा है डाटा में। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, स्कंद पुराण के अनुसार महानदी का क्या नाम है। तो स्कंद पुराण के बारे में नहीं है, ये महानदी के बारे में है। ठीक है, महानदी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ये प्रश्न बना होगा आपसे। इसमें जी चित्रोत्पला नाम है। ठीक है, स्कंद पुराण में क्या है? चित्रोत्पला। और एक देखिए नीलोत्पला भी है, महानदी का एक नाम नीलोत्पला भी है। और नीलोत्पला है जी इस वायु पुराण में। ठीक है, वायु पुराण या इसी को सतयुग बोला जाता है। नीलोत्पला यानी कि वायु पुराण में जिक्र है कि सतयुग में नीलोत्पला था नाम। ठीक है, और स्कंद पुराण में क्या जिक्र है महानदी के बारे में? इसका नाम चित्रोत्पला था। और ध्यान देना, ये चित्रोत्पला ही महाभारत काल का है। सॉरी, कौन से काल का है चित्रोत्पला? महाभारत काल का। महाभारत काल, एक बार आंसर क्वेश्चन आया था कि महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था, तो उसमें महानंदा करके था, महानंदा ऑप्शन में था, और उसी को ज़्यादातर लोग महानंदा को ही सही किए थे। ठीक है, जो कि गलत था। महानंदा का नाम इसलिए पड़ा था महानदी का क्योंकि जो ऋषि थे, ठीक है ना, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का आश्रम था जी सिहावा में। सिहावा से निकलता है ना महानदी। श्रृंगी ऋषि के आश्रम और श्रृंगी ऋषि की शिष्य थी महानंदा। ठीक है, तो महानंदा थी तो उन्हीं के नाम पर महानंदा। एक कहानी प्रचलित है कि श्रृंगी ऋषि जी एक बार तपस्या कर रहे थे, तो किसी कारणवश वो उनकी शिष्या जो है ना महानंदा, उनसे उनके कमंडल गिर गया, तो कमंडल से उनका जल निकला और वही जल आगे चलकर एक नदी का रूप ले लेती है। ऐसा कहानी होता है पहले ज़माने में बहुत सारा। तो महानंदा था, फिर महानदी बन गई, महानंदा से महानदी, ऐसा एक कहानी प्रचलित है, तो उसके बारे में भी देखना। और कनक नंदिनी, ऋषितुल्य, सब महानदी के ही नाम हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चित्रोत्पला है जी स्कंद पुराण में, ये आपका आंसर है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र महानदी के अंतर्गत है। ठीक है, महानदी के अपवाह तंत्र में आता है। तो ये सीधा सा प्रश्न है, इसमें आएगा 50 से 55%, 50 से 55%।
देखिए यहाँ भी डाउट हो सकता है 60 से 65 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। वैसे तो कुल कितना है आपका 56 भी दिया रहता है कई ठो बुक में, और कुछ वो बुक में आपको 58 भी मिलेगा, 58%, 56%, 56 कुछ ऐसा। लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो आपको 50 से 55 को ही लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। और चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। देखिए यहाँ लंबाई की बात की जा रही है, नदियों की लंबाई की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि अगला प्रश्न भी वही है, नदियों की लंबाई से संबंधित। तो नदियों की लंबाई एक बार देख लें। तो नदियों की लंबाई के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर। महानदी, सबसे पहले हम महानदी की बात करते हैं। महानदी की लंबाई, ठीक है, महानदी की लंबाई है आपका 858। कितना है महानदी की लंबाई? 858 किलोमीटर कुल लंबाई, ठीक है। ये तो कुल लंबाई हो गई 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? तो छत्तीसगढ़ में बहती है 286। महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है 286 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है शिवनाथ नदी, ये महानदी हो गई। शिवनाथ की लंबाई है 290 किलोमीटर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहती 290 किलोमीटर। और इस तरह सबसे लंबी नदी, यानी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, ठीक है। इसके बाद है आपका इंद्रावती। तो इंद्रावती की लंबाई कितनी है? इंद्रावती की लंबाई 264 किलोमीटर। इंद्रावती की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ईब नदी। ईब नदी की कुल लंबाई है आपका 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह बहती है 87 किलोमीटर जी, ठीक है। 87 किलोमीटर ईब नदी बहती है। इसके अलावा है आपका मांड नदी। मांड नदी की लंबाई है आपका 155 किलोमीटर। मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर, ठीक है। फिर है आपका लीलागर। लीलागर है 135 किलोमीटर। लीलागर कितना है? 135 किलोमीटर। कोटरी, लीलागर और कोटरी दोनों की लंबाई 135 किलोमीटर है, ठीक है। लीलागर और कोटरी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें अरपा नदी की, ठीक है, अरपा नदी की लंबाई है जी 100 किलोमीटर। अरपा नदी की कितनी लंबाई? 100 किलोमीटर। और है आपका पैरी। पैरी नदी की लंबाई है 96 किलोमीटर। कहीं कहीं अलग अलग डाटा मिल सकता है पैरी नदी के बारे में, लेकिन मुझे जो डाटा मिला है वो है 96 किलोमीटर। और खारून नदी, पैरी के बाद कौन सा है? खारून नदी। खारून नदी है आपका 84 यानी 84 किलोमीटर। खारून नदी 84। फिर आपका तांदुला, तांदुला नदी है जी 64 किलोमीटर, ठीक है, 64 किलोमीटर। और हाफ नदी, हाफ नदी है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ नदियों को देखा हमने, ज़्यादातर नदियाँ यही है। इसके बाद अगर यहाँ की इन नदियों की बात करें तो रिहंद, रिहंद है आपका 145 किलोमीटर। रिहंद कितना है? 145 किलोमीटर। कन्हार है जी आपका 115 किलोमीटर। कन्हार कौन कितना है? 115 किलोमीटर। जोंक की लंबाई है 90 किलोमीटर। जोंक कितना है? 90 किलोमीटर। और सबरी है आपका 173 किलोमीटर। सबरी कितना है जी? 173 किलोमीटर। यही से हम देख सकते हैं कि सबसे, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबरी नदी। यही आपका उत्तर होगा। तो नदियों की लंबाई आपको याद करना पड़ेगा, याद करना ही है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ सही मिलाव, जैसे कि अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न तो सही मिलाव में है, लेकिन इसमें ऐसा भी आ सकता है जो कि पैटर्न बन चुका है पीएससी का, और व्यापम में भी आ चुका है इस तरह का प्रश्न, कि नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिलहाल सुमेलित कीजिए नदी और उसकी लंबाई दी हुई। अभी हमने देखा सबरी नदी की लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर। इंद्रावती की 264 किलोमीटर, ठीक है। और हमने देखा था हसदेव, हसदेव का कितना है? 176 किलोमीटर। और लीलागर का कितना है? 135 किलोमीटर। मनियारी का
34 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मिल गया आपका। एक का ब, दो का अ, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। एक ब, दो अ, तो ये एक ही ऑप्शन में देखिए, सी में, सी ऑप्शन दिख रहा है ना। सी ऑप्शन में क्या है आपका, एक का ब और दो का अ, ठीक है। इसके अलावा 3 का स देखा था, और 5 का द था, और 4 का ई, ठीक है। एकदम परफेक्ट मिलान है। सी सही उत्तर होगा आपका, सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवनाथ नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती। कई ठो बुक में अलग अलग डाटा मिल सकता है, इसमें भी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं कैसे कहाँ से निकलती है शिवनाथ नदी। देखिए पहले ये तो पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है, ऐसा माना जाता था। कौन सी पहाड़ी, पानाबरस, यानी कि राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव के पानाबरस से निकलता है, ऐसा माना जाता है शिवनाथ नदी। राजनांदगांव से जाता है ये दुर्ग, कहाँ जाता है, दुर्ग। दुर्ग से फिर ऊपर जाएगा ये बेमेतरा, दुर्ग से बेमेतरा, बेमेतरा से फिर ये मुंगेली, बेमेतरा से मुंगेली, मुंगेली से आपका बिलासपुर, मुंगेली से बिलासपुर, और बिलासपुर से फिर इधर बलौदा बाज़ार, और बलौदा बाज़ार से आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा मतलब नीचे नहीं आता, ध्यान देना, ये इस तरह से आगे बढ़ता है। इधर लिखने की जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख दिया। देखो राजनांदगांव से दुर्ग गया, दुर्ग से आपका बेमेतरा, बेमेतरा से आपका कहाँ गया वो, मुंगेली, एम है, ठीक है। मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार से जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा में एक स्थान है सोमनाथ नामक, वहाँ जाकर वो महानदी से मिलती है, और साथ ही साथ वहीं पर आसपास जोग नदी है जो कि सूर्य नारायण में मिलती है महानदी से। और देखते हैं तो लगता है कि दोनों सूर्य नारायण में है, संगम बना रही है, ठीक है। संगम बोलते हैं इसको, शिवनाथ जोग और महानदी का संगम सूर्य नारायण में, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में। और तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, कहाँ प्रवाहित नहीं होती, देख सकते हैं आप, जांजगीर में प्रवाहित होती है, बेमेतरा में होती है, दुर्ग में होती है, लेकिन बालोद में नहीं होती। पहले मैंने आपको बताया कि राजनांदगांव के पानाबरस से निकलता है, ऐसा पहले डाटा हमको मिलता था, ठीक है, पानाबरस। लेकिन अब कुछ नया डाटा है, तो उसके अनुसार बोला जा रहा है कि शिवनाथ नदी अब राजनांदगांव पानाबरस के पहाड़ी से आगे, यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, ठीक है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलती है। गढ़चिरौली के आपका कौन सी पहाड़ी है गढ़चिरौली में, गोढ़री पहाड़ी, गढ़चिरौली के गोढ़री पहाड़ी से निकलती है, गोढ़री, ठीक है। ऐसा अब डाटा मिलता है, इसको ध्यान रखना है, पानाबरस को भी ध्यान रखना है और गोढ़री को भी। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न। मनियारी की सहायक नदी नहीं है। देखिए मनियारी, तो अगर पढ़ा होगा आपने मनियारी नदी को, तो वैसे बता दूं कि मनियारी नदी शिवनाथ नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है। तो शिवनाथ की सहायक नदी है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, देखते हैं। आगर, बिल्कुल ये मनियारी की सहायक नदी है। टेसुआ भी मनियारी की सहायक नदी है, और घोंघा भी मनियारी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी मनियारी की एक और सहायक नदी है छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा, ठीक है। लेकिन खारंग, क्या गया यहाँ पर, खारंग, खारंग जी अरपा नदी की सहायक नदी, ठीक है। अरपा नदी की सहायक नदी कौन सी है, खारंग है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा गया था कौन सी सहायक नदी नहीं है मनियारी की, तो उत्तर हो जाएगा खारंग, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलें। बारसूर शहर इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखिए हमने इन नदियों के अभी देखे थे, क्या देखा था हमने, लंबाई देखा था जी, ठीक है, लंबाई देखा था हमने। तो कोटरी, नारंगी, इंद्रावती, सबरी, इनका लंबाई देखा था हमने। और अभी शहर पूछ रहा है, ऐसा भी प्रश्न आता है कि ये शहर कौन सी नदी के तट पर है, तो बारसूर शहर के बारे में बोला जा रहा है। बारसूर जो कि कहाँ है, बस्तर में है, जगदलपुर,
बस्तर में बारसूर है, ठीक है। और बारसूर के जो नदी के किनारे बसा है बारसूर, वह है इंद्रावती नदी, यही मुख्य नदी है वहाँ की। सबरी तो बस्तर की सीमा में बहती है। अगर ऐसा हम छत्तीसगढ़ को बनाएं उसके दक्षिण को, तो यहाँ से है ना बहती सबरी नदी किनारे किनारे ऐसे करके, और इंद्रावती कैसे जाती है, ऐसे बीच में से, और यहीं आपका बारसूर है। तो बारसूर इंद्रावती। नारंगी नदी तो ऊपर से आती है, और कोटरी नदी भी ऊपर से आती है इधर से। नारंगी नदी के किनारे याद रखना है कोंडा गांव है, और इधर कोटरी नदी के किनारे कौन सा है, कांकेर है, ठीक है। तो इंद्रावती इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो सीकासार परियोजना कब स्थापित हुआ, ठीक है। सीकासार परियोजना के बारे में बात की जा रही है जी। तो मैं बता दूं सीकासार परियोजना के पहले इन कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। 1915 में बता दूं रुद्री पिकअप का स्थापना हुआ, ठीक है ना। रुद्री पिकअप वेयर का स्थापना 1915 में हुआ है। 1923 की बात करें तो 1923 में वह जी माडम सिल्ली, उसी को मुरुम सिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। दुधवा जलाशय का निर्माण हुआ है 1963 में। बच गया आपका 1995, और यही हुआ है सीकासार परियोजना का। कई ठो बुक में सीकासार परियोजना को 1979 भी दिया है, पहले दिया था। मैं बता दूँ मैं 1979 को जी सोंढूर जलाशय बना है। कब, कौन सा, सोंढूर परियोजना कब स्थापित किया गया, 1979 में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये सोंढूर परियोजना के साथ ही महानदी कॉम्प्लेक्स भी बना था, ठीक है। महानदी कॉम्प्लेक्स, ये महानदी कॉम्प्लेक्स में कई परियोजनाएं शामिल है, ठीक है। तो इसी समय महानदी कॉम्प्लेक्स का भी शुरू हो चुका था, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि 1979 में तो सोंढूर तक सीकासार परियोजना है ना। ध्यान रखना 1995 में सीकासार परियोजना आया है, सीकासार परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, बांगो बांध की ऊंचाई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्रश्न है, 87 मीटर। और बांगो बांध का क्या नाम है, बांगो बांध का नाम है जी हसदेव बांगो बांध। इसी का नाम है मिनी माता परियोजना, ठीक है। इसी का क्या नाम है, मिनी माता परियोजना। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महानदी पर कौन सी परियोजना निर्मित है, इसको अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे महानदी पर कौन कौन सी परियोजना है तभी ये बन पाएगा। तो बता दूं मैं आपको, एक तो शिवरी नारायण बैराज हो गया, कलमा बैराज हो गया, और साराडी बैराज, ठीक है। ये तीनों बैराज है जी आपका महानदी पर, इसीलिए उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, ठीक है। भैंसाझार परियोजना तो अरपा खारंग नदी पर है, ठीक है। और सरोदा बैराज आई थिंक ये है आपका राजनांदगांव जिले में, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी नदी पर है, आप जरूर जवाब देना सरोदा बैराज कौन सी नदी पर है और कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जी, इस राज्य में निर्मित परियोजनाओं के संबंध में असत्य कथन देखिए। असत्य कथन पूछा है सबसे पहली बात, तो देखें निर्मित परियोजना, निर्मित की बात की जा रही है, ठीक है। एक निर्मित होता है, एक निर्माणाधीन होता है, तो ध्यान रखना है इसको। 8 वृहद परियोजना निर्मित है हमारे यहाँ, बिल्कुल सही है। 37 मध्यम परियोजना निर्मित है, बिल्कुल सही है। 2401 लघु परियोजना निर्मित है, ये भी सही है। लेकिन 718 स्टाफ डैम देखिए, 718 स्टाफ डैम नहीं है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका असत्य, यानी कि यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, मार्च 2020 की स्थिति में इस राज्य की कुल सृजित सिंचाई क्षमता, ये सीधा क्वेश्चन है, 38%। ध्यान देना, कई लोगों को 36 में डाउट हो सकता है, तो बता दूं कि 36% सिंचाई हुआ है, ठीक है। कुल सिंचाई प्रतिशत की बात करें तो 36% सिंचाई हुआ है बीते सत्र में, लेकिन कुल सृजित सिंचाई क्षमता अगर बात करें है ना गवर्नमेंट की ओर से, तो इतना 38% सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है, जो कि
कुल भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, अगर बात करें तो 21.21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हो चुकी है। 21.21 लाख हेक्टेयर, ठीक है। दुफसली सर्वाधिक सिंचित जिला, देखिए यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स को जांजगीर और बेमेतरा में। तो बता दूं कि बेमेतरा दुफसली में सर्वाधिक है, जबकि ओवरऑल अगर सिंचित जिला देखें तो जांजगीर है, ठीक है। सर्वाधिक सिंचित जिला अगर खाली सर्वाधिक रहता तो जांजगीर हो जाता। शुद्ध बोया गया में भी जांजगीर आएगा, लेकिन अगर दुफसली में बात करें तो बेमेतरा है, ठीक, बेमेतरा। चलिए अगला प्रश्न, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? सीधा सा प्रश्न है कि 10.63% है जी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का योगदान, ठीक है। इसके वृद्धि प्रतिशत की बात करेंगे जी, तो पिछले साल के अपेक्षा अगर वृद्धि देखें तो 4 दशमलव कुछ है, ये है यहीं पर, देखिए वृद्धि भी यहीं पर है, ये आपका वृद्धि प्रतिशत है, ठीक है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत है पिछले साल के अपेक्षा 4.63, और 10.63% क्या है, ये योगदान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, औसत उत्पादन में के अनुसार सही क्रम और देखिए अभी अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही माने घटते क्रम, ठीक है, घटते जाना है, पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक। तो यहाँ देखेंगे हम सीधा आंसर पर आते हैं। सबसे पहले गन्ना आता है, सबसे पहले क्या, सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक औसत उत्पादन ना, ध्यान देना, सबसे अधिक उत्पादन की बात कर रहे हैं, खाली उत्पादन, तो आपका धान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन औसत उत्पादन की बात करें तो औसत उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन किसका है, गन्ना का है, ठीक है, गन्ना का है औसत उत्पादन 5371 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। चलिए डिटेल में नहीं जाते, बस इतना जान लें कि कौन सा है। गन्ना के बाद आपका आता है मक्का, मक्का के बाद आता है जी धान, मक्का के बाद धान आता है, और धान के बाद आता है आपका ज्वार, ज्वार के बाद है आपका गेहूँ, ठीक है, और गेहूँ के बाद आपका है सोयाबीन। ये फसल उत्पादन है, औसत फसल उत्पादन में, है ना, औसत उत्पादन के अनुसार अवरोही क्रम। तो देख लीजिए, ध्यान देने, यहाँ पर गन्ना तो दिया नहीं है, सीधा क्या दिया है, मक्का धान, है ना, ज्वार और गेहूँ। मक्का धान ज्वार और गेहूँ का किस में है, ऑप्शन सी में, तो यही आपको उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, 19-20 में गन्ना का उत्पादन कितना हज़ार मीट्रिक टन अनुमानित है? तो सीधा सा प्रश्न है, 69.90%, ठीक है, यह है आपका गन्ने का उत्पादन, ठीक है। उसके अलावा है राज्य का दूसरा मुख्य फसल अनाज, दूसरा बोला है, और जब भी राज्य का दूसरा मुख्य अनाज बोले, मुख्य दाल बोले, चाहे मुख्य फसल बोले, उसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जिसका उत्पादन हुआ है, अधिक उत्पादन वाले को ही इसमें लेते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक उत्पादन को धान का हुआ है पहले नंबर पर। दूसरा नंबर अगर देखें, इसमें अनाज की बात की जा रही है, तो अनाज में है मक्का, ध्यान देना गेहूँ नहीं है, कई लोग गेहूँ को आंसर लिए, उसी को सही किया था, ठीक है। गेहूँ इस राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है जी, ठीक है, क्योंकि धान का आपका उत्पादन हुआ है 12,854 मीट्रिक टन, मक्का का हुआ है आपका 406,000 मीट्रिक टन, और गेहूं का हुआ है 135,000 मीट्रिक टन, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है आपको, मक्का इसका दूसरा फसल है हमारे छत्तीसगढ़ अनाज में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 19-20 में राज्य की संपूर्ण उद्यानिकी फसल का क्षेत्रफल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 861,000 हेक्टेयर, 861,000 हेक्टेयर। इसको अगर लाख में बोलेंगे तो 8,61,000 हेक्टेयर संपूर्ण उद्यानिकी फसल का क्षेत्रफल है। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का वृद्धि प्रतिशत, पशुधन को क्या पूछा जा रहा है, वृद्धि प्रतिशत,
ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इसकी हिस्सेदारी की, ठीक है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का वृद्धि प्रतिशत पूछा है। इससे पहले हम क्या देख रहे हैं, देखेंगे हिस्सेदारी कितना है, ठीक है। तो अगर हिस्सा प्रतिशत की बात करें तो 1.93 कितना है, 1.93, ठीक है, 1.93% ये हिस्सेदारी है पशुधन का। और अगर वृद्धि प्रतिशत देखें पशुधन का तो ये है आपका 11.73%, आंसर सी, ठीक है। जो ऑप्शन में है उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 5.15 कितना है, 5.15%। ये 5%, 5.15% जो है वो है मत्स्य उद्योग का वृद्धि प्रतिशत। किसका है ये 5.15% है आपका मत्स्य क्षेत्र का, ठीक है। इसका वृद्धि प्रतिशत है 11.73 किसका है, यह है आपका पशुधन का। 1.93 बता दिया, 1.93 क्या है पशुधन में हिस्सा प्रतिशत। और मत्स्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। प्रदेश में कुल जल क्षेत्र उपलब्ध है जी यानी कि 1909 लाख हेक्टेयर। मत्स्य पालन हेतु विकसित जल है आपका 1807 हेक्टेयर, यानी कि कुल कुल जल क्षेत्र का प्रतिशत देखेंगे 94.66%, 94.66, 66%। चलिए उधर नहीं जाते, अब हम सीधा आंसर में आते हैं। 11.73% है, ठीक है। अगला प्रश्न, इस राज्य में कुल कितने लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन, 5.37 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है, सीधा आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बीज बैंक योजना का उद्देश्य क्या है, बहुत ही आसान है ये आसान है, ठीक है। देखिए क्या देखा था हमने, सामान्य बीज के बदले प्रमाणिक बीज प्रदान करने, तो सही है। बीज बैंक का योजना का उद्देश्य कृषकों के समग्र विकास को बढ़ावा देगा क्या, बिल्कुल देगा, ठीक है। किसानों की आत्महत्या रोकेगा, नहीं रोकेगा, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी, ए दोनों, ठीक है। चलिए अगला है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1981 में हुई, ठीक है, ध्यान रखना 1981। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में विचार करना है, पहली बात किस संबंध में विचार करना है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं, यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन है, नहीं जी, ये सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सबसे प्राचीन तो इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती सबसे प्राचीन है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा 2009 में मिला है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का भी दर्जा नहीं मिला है, बस घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व, यानी कि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर टाइगर रिजर्व बनेगा। अगला है जी, अच्छा तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एक तो क्या सही है, एक सही है, दो गलत है, तीन गलत है, तो केवल एक, ठीक है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। इस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार भी आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय उद्यानों टाइगर रिजर्व कौन कौन से है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पहुँचे थे हम, 44 में, ठीक है। टाइगर रिजर्व नहीं है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है जी, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व है, चाणक्य टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अस्तित्व में नहीं आया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है, 40, 42, 43, 44, 45। वानिकी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत, आसान क्वेश्चन है, कितना है आपका 2.73%, ठीक है, 2.73% वानिकी क्षेत्र का।
अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, ये मोबाइल का थोड़ा सा 45, ठीक है। सकल राज्य का में वानिकी का प्रतिशत 2.73। छत्तीसगढ़ में आरक्षित क्षेत्रफल है 25,782। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करना था बस। 25,782। सितंबर 2020 तक इस राज्य में तेंदुपत्ता का कुल उत्पादन, सीधा सीधा उत्तर 15 लाख। तेंदुपत्ता के बारे में बता दूं कि ये मानक बोरा होता है, इसके लिए एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता भरे रहते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक के उत्पादन की बात करें आर्थिक सर्वे के अनुसार 15 लाख मानक बोरा, ठीक है। वर्तमान में कितने लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जा रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, 52। रोका छेका अभियान क्या है? जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस होते हैं, वो लोग अभी क्योंकि खेत में धान लगा रहता है तो जाकर चर देते हैं, बहुत नुकसान होता है, उसी के लिए लाया गया है रोका छेका 2021 में, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न है जी, महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना के संबंध में बताना है, आसान है बहुत। महतारी दुलार योजना अगर एक बार भी आपने पेपर में पढ़ा होगा तो बन जाता है। कोविड है ना, क्या होगा इसका आंसर? कोविड से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण को पढ़ाना लिखाना, उनका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करना, ये है आपका महतारी दुलार योजना, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर हमारा ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे, ठीक है। शुभ रात्रि।